स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेसन पढ़ेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। इसके बारे में बच्चों हमने जो पिछली क्लासेस हैं 7th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल। तो बच्चों क्लोरोफिल कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगी, कहीं ना कहीं तो उसका जो है एग्जिस्टेंस होगा। तो वो कौन सा कंपोनेंट है, कहाँ पे होती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा, हमने 8th क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था। सेल क्या होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। आगे हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो सारा कंटेंट है ये 9th क्लास में, जो 8th क्लास है उसी को आगे एलिब्रेट किया है 9th क्लास के अंदर। तो सबसे पहले बात आती है सेल। सेल क्या होती है और सेल को डिस्कवर किसने किया? पहली बात तो बच्चों, जो सेल होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है, यानी फंडामेंटल यूनिट होती है। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि सेल से ना बना हो। ठीक है, तो सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले अपने स्वयं निर्मित यानी सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के द्वारा, ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो सेल्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं आकार में, उन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। आज के समय में बहुत ही बढ़िया विकसित माइक्रोस्कोप बन चुके हैं जो कि 10 लाख से 1 करोड़ गुना बड़ा आकार में दिखा सकते हैं। लेकिन उस समय ये जो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, इसकी जो मैग्नीफिकेशन थी बहुत कम थी। लेकिन उन्होंने कॉर्क सेल, कॉर्क क्या होता है बच्चों? एक तरह की ये लकड़ी होती है, यानी कि जो ट्री होता है उसकी बार्क, छाल हम कहते हैं जिसको, उसकी छाल से बनने, आपने देखा होगा कि जो वैद्य वगैरह होते हैं जो दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते हैं उनमें पहले लकड़ी के ढक्कन लगाते थे। वो जो लकड़ी होती है बच्चों, कॉर्क होता है, ये हल्का होता है बहुत। आप अपनी विज्ञान प्रयोगशाला में भी देख सकते हैं। तो उन्होंने इनकी बिल्कुल थिन स्लाइस, यानी इसको पतली पतली इसको काट कर देखा सूक्ष्मदर्शी के नीचे, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के नीचे, और उनको ये कैसी नज़र आई? हनीकॉम्ब, यानी मधुमक्खी के छत्ते की आकार की तरह की। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स देखी, उनको नाम भी उन्होंने ही दिया सेल। सेल का मतलब होता है बच्चों लिटिल रूम या कंपार्टमेंट। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है बच्चों सेल। सेल का मतलब क्या है? लिटिल रूम। हालांकि उन्होंने जो सेल देखी वो कैसी सेल थी बच्चों? डेड सेल थी। ठीक है, मृत कोशिकाएं थी। क्योंकि आप जानते हैं प्लांट जब डेड हो जाता है तब भी हम उनके दरवाजे वगैरह बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सबसे बाहर, सेल की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, वो अब भी यानी कि इतनी हार्ड होती है कि आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होती तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म उनको खा जाते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, सेल वॉल होने के कारण काफ़ी लंबे समय तक चल सकती हैं। तो उन्होंने जो सेल देखी सबसे पहले, कैसी सेल देखी? डेड सेल। और लिविंग सेल देखने का जो क्रेडिट है वो लियोन हुक को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्ज़र्व किया। तो इन्होंने जो सेल ऑब्ज़र्व की वो कैसी सेल थी? डेड सेल। फिर बात आती है बच्चों टाइप्स ऑफ सेल की, यानी कि बेसिकली हम 2 कैटेगरी में सेल्स को बांट सकते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। बच्चों नाम के अंदर ही साइंटिफिक जो वर्ड्स होते हैं उनमें नाम के अंदर ही बहुत कुछ छुपा होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी जो ऑर्गेनिज्म पहले बने। क्रियोट मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म पहले बने
उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, तो उनको क्या कहा उन्होंने, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट, यू का मतलब होता है बच्चों ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जिसमें सच्चा न्यूक्लियस है वो क्या कहलाती हैं, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक आपने नाम में याद रखना है। प्रो का मतलब होता है पहले वाले, यानी कि बच्चों जब अर्थ बनी तो सभी ऑर्गेनिज्म एक साथ डेवलप नहीं हुए, कुछ ऑर्गेनिज्म पहले डेवलप हुए थे जो कि जनरली क्या थे, यूनिसेलर थे, और उनको क्या नाम दिया गया, प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस, इनमें डिफरेंस आता है बच्चों। पहला जो पॉइंट है, न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड, यानी कि न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं था। न्यूक्लियस डेवलप का मतलब क्या है बच्चों, जब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड हो तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस अच्छी तरह डेवलप है। और जब न्यूक्लियस नहीं डेवलप है, अंडर डेवलप है, इसका मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल है लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं है। इसलिए पहला पॉइंट है न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड और न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, यानी कि जो क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, वो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सिंगल होता है, बहुत लंबा होता है, और यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। क्रोमोसोम्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं हर सेल के अंदर, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें खुद की मेम्ब्रेन होती हैं, वो भी एब्सेंट रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इनमें एब्सेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर। बच्चों ये जो सिंबल है ये है माइक्रो का, जो यू शेप में आपको नज़र आ रहा है ना यू, ये क्या है, माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁶, यानी कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, तो उसको कहते हैं माइक्रोमीटर। तो इनका साइज़ बच्चों बहुत छोटा होता है, 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल का साइज़ प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है, इनका साइज़ 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। एग्ज़ाम्पल बच्चों, आप जो भी क्वेश्चंस लर्न करें उनमें एग्ज़ाम्पल वगैरह ज़रूर आप मेंशन करें। तो प्रोकैरियोटिक का क्या एग्ज़ाम्पल है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। और यूकैरियोटिक सेल्स सभी दूसरे ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूकैरियोटिक में आते हैं, चाहे कोई आपके आसपास प्लांट है, चाहे कोई भी एनिमल है। आगे हम एक चैप्टर जो पढ़ेंगे हम, बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के बारे में नॉलेज होगी। ये डायग्राम है अपना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का। इसमें जो प्रोकैरियोट है उसमें आपको ये नज़र आ रहा है, ये बैक्टीरिया है एक बेसिकली। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा है ये वाला, ठीक है, ये देखिए विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई भी सेल है मान लो, इसके अंदर ये वाला जो कंपोनेंट है ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस यानी बीच में जेनेटिक मटेरियल है, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये क्या हो गया बच्चों, यूकैरियोटिक, और ये क्या हो गए, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बाहर होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और इसमें किसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इस बात का ध्यान रखें, मेन बात क्या है, जेनेटिक मटेरियल की ही है, ठीक है। उसके बाद बाकी डिफरेंस साइज़ वगैरह के बारे में और सेल बाउंड ऑर्गेनल्स के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। आगे बच्चों है
उनके बॉडी डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो ऑर्गेनिज़म है वो दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर। जैसे कि नाम से ही पता, मैंने बताया था आपको, जैसे नाम होता है यूनिसेलर, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलर मतलब सेल। तो जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे एग्जांपल आप याद रखेंगे अमीबा, पैरामीशियम। ये जो डायग्राम है ये थोड़ा गलत है, ये एक्चुअल में पैरामीशियम का डायग्राम है, लिखने में मिस्टेक हो गई। ये किसका डायग्राम है, पैरामीशियम। इसका आकार जुत्ती के जो सोल होता है उसके आकार का होता है, और ये भी आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। इनको देखने के लिए भी आपको सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। जनरली ये पॉन्ड वाटर में दिख जाते हैं, लेकिन ये आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। तो ये पैरामीशियम है। अमीबा की शेप चेंज होती रहती है, अमीबा के बारे में आगे हम और विस्तार से पढ़ाएंगे। मल्टी सेलर, बच्चों मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी सेल्स। जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो वो एक डिफरेंट तरह का ऑर्गेनिज्म हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके आसपास जो भी एनिमल, जो भी प्लांट, जो भी फंगस आपको दिखाई दे रही हैं, वो सीधी सी बात है कि मल्टी सेलर है, ठीक है ना। वो बहुत सारी सेल्स होंगी, उनका ग्रुप होगा तो आपको दिखाई देगा। जो प्लांट्स हैं वो दिखाई देंगे। यूनिसेलर आपको कभी भी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो यूनिसेलर और मल्टी सेलर ये दो कैटेगरी हो गई। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है बच्चों, जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग देशों के अंदर रिसर्च की, और बॉटनी, बॉटनी क्या होता है बच्चों, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं वो बॉटनिस्ट कहलाते हैं, और जूलॉजिस्ट जो एनिमल सेल की स्टडी करते हैं वो जूलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो बहुत सारे देशों के जब साइंटिस्ट ने स्टडी की तो उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला, सिंपल कंक्लूज़न निकाला, जिसको सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर जो मेन पॉइंट है, ये सेल थ्योरी बेसिकली स्क्लीडन एंड स्क्वायर ने दी थी, और उसके बाद विर्चोव ने इसके अंदर एडिशन किया। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है, आर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि हर एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ है, सेल। जैसा कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जो दीवारें होती हैं वो किसकी बनती हैं, ब्रिक्स की, ईंट की। तो ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलर है चाहे मल्टी सेलर है, वो किसका बना हुआ है, सेल का। चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, ये कॉमन कंक्लूजन है। दूसरा है सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ आर लिविंग थिंग्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो काम हम करते हैं एक बड़ा मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म करता है, वो काम एक सेल भी करती है। यानी कि सेल सांस लेती है, सेल को भोजन की आवश्यकता होती है, सेल फूड की रिक्वायरमेंट होती है सेल को, ठीक है। तो सेल के अंदर मूवमेंट होती है। ये सभी काम जो हम करते हैं हमारे को दिखाई देता है ये ऑर्गेनिज्म कर रहा है, ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, तो वो सब काम एक सेल भी करती है। तो सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट, तो ये सबसे छोटी वर्किंग यूनिट है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीज़न। बच्चों कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सेल अपने आप ही, यानी कि कुछ मटेरियल्स को इकट्ठा कर दिया और सेल बन गई, ऐसा नहीं हो सकता। सेल हमेशा तभी अराइज हो सकती है अगर वो पहले कोई और सेल है तो वो दूसरी सेल को जन्म दे सकती है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलर है, मल्टी सेलर है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने जो सेल के अंदर मटेरियल है वो इकट्ठा कर दिया और उसको आपने किसी प्रेशर कुकर में डाल दिया या किसी ओवन में डाल दिया और एक सेल तैयार होगी। आज तक साइंटिस्ट सेल को तैयार नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है। कोई सेल है तो दूसरे सेल को वो जन्म दे सकती है। फिर बात आती है बच्चों टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंट सेल्स इन ह्यूमन बीइंग। क्या एक ऑर्गेनिज्म में
एक ही तरह की सेल्स होती हैं या डिफरेंट तरह की सेल्स हो सकती हैं। अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा ह्यूमन बॉडी में है, तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात ही करें तो क्या उसमें एक ही तरह की सेल्स होती हैं या अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं? बच्चों, जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं। वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बच्चों कि फंक्शन क्या है, उस सेल का फंक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन द शेप ऑफ सेल, ठीक है, इज डिटरमाइंड, ठीक है। तो जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, जैसा कि आपको सबको पता है, रेड ब्लड सेल का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी आउट करना। तो ऑक्सीजन को कैरी आउट करने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए ये कैसी होती हैं बच्चों? डिस्क शेप, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप में सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए डिस्क शेप होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन चेंज हो जाती हैं। नर्व सेल, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, बिकॉज दिस कैरी मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू द ब्रेन, ठीक है ना। हमारे हर एक ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज जो इंटरप्रेट होता है वो नर्व सेल के द्वारा होता है, इसलिए ये लंबी होती है। फैट सेल, फैट सेल के अंदर मेनली क्या होता है? फैट स्टोर होता है, ठीक है। तो इस तरह ग्लोबुल शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की इस तरह। और बोन सेल्स, बोन सेल आपको पता है बच्चों सबसे हार्ड होती है, आपकी जो बोन्स होती हैं हार्ड होती हैं, तो वो बोन सेल इस तरह की होती हैं। ये ओवम है, जो एक जो अपने जेनेटिक मटेरियल को कैरी आउट करता है फीमेल के अंदर, ओवम, उसकी स्फेरिकल शेप होती है, उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये स्पर्म है, मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो छोटी होती है, टेल होती है। तो ये जो है डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है सेल, ठीक है। उसके बाद आता है सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। तो एक क्वेश्चन अपने पास बहुत बार आता है, वाई सेल इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैंने बताया आपको कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जिसकी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो चाहे, उसकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल ही है, यानी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल। सेल बहुत सारी जब सेल्स मिल जाती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, फिर बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन। फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेल जो होती है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ फंक्शंस, ठीक है। तो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट का है, तो आप बता सकते हैं कि सेल क्या है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसके द्वारा उसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइंड होती है, और सेल वो सारे काम कर सकती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। तो ये क्या है? हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में और कुछ पॉइंट्स, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग तरह की सेल्स अलग अलग साइज़ की, अलग अलग शेप की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शंस। हर एक लिविंग सेल्स के अंदर एक कैपेबिलिटी है, एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है, जिसके द्वारा वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक फंक्शन माने जो भी रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डिवीज़न, ये सब क्या है? बेसिक फंक्शन है जो कि एक सेल परफॉर्म करती है। सेल कंटेन अ स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल्स। बच्चों, जो ऑर्गेनल्स वर्ड है, जैसे मैंने बताया ऑर्गन, ऑर्गेनल्स यानी कि ऑर्गन क्या होता है? एक पार्ट होता है बच्चों बॉडी का जो एक स्पेसिफिक काम करता है। जैसे आई हमारा देखने का काम करती है, नाक हमारा सूंघने का काम करती है। तो ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल मतलब ये छोटा पार्ट है, यानी कि सेल का पार्ट है, लेकिन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है।
ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत 8th क्लास में पढ़ा है और आगे हम पढ़ेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या देती है बच्चों, पावर देती है, एनर्जी देती है। सेल्स, ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स irrespective of their function and which organism they are found in। ऐसा नहीं है बच्चों कि हाथी की सेल है, घोड़े की सेल है, गधे की सेल है, उन सब के अंदर सेल ही अलग होगी और सेल ऑर्गेनल्स भी अलग होंगे, उनका काम भी अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। सभी के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो, ठीक है, उनका काम है एनर्जी प्रोडक्शन, चाहे वो प्लांट में भी है, ठीक है, तो उनका काम एनर्जी प्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं है कि किसी में तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, किसी में कुछ काम नहीं करेगी, किसी में कुछ डिफरेंट काम करेगी, ऐसा नहीं बच्चों। तो ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स, सभी प्रकार की चाहे ऑर्गेनिज्म है उनमें एक ही तरह की सेल्स होती हैं। जैसे एलिफेंट है, ठीक है ना, काव, ह्यूमन बीइंग, सभी के अंदर एक ही तरह की सेल्स हैं, ठीक है। और उनका जो है जो फंक्शन है सेल ऑर्गेनल्स का वो भी स्पेसिफाइड होता है। वो ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ होगा और किसी में कुछ